हेलो गाइस, आज शुरू करते हैं हम टैली के बारे में। टैली के लिए हमें बेसिक अकाउंट्स का ज्ञान आवश्यक होता है। जिनको पहले से नहीं आता है कम अकाउंट्स, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ये ख़ास तौर से मैंने अपने स्टूडेंटों के लिए तैयार किया है। तो आप इसको देखकर आसानी से अकाउंट्स का नॉलेज ले सकते हैं और उसके बाद हम टैली शुरू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में टैली से रिलेटेड हम अकाउंट्स का काम शुरू करेंगे कि टैली में अकाउंटिंग कैसे करते हैं। तो टैली सीखने के लिए हमें अकाउंट्स का बेसिक ज्ञान होना आवश्यक है। तो इसके लिए अपने की क्या होता है कि पहले हमें ये पता होना चाहिए अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंट किसी व्यवसाय के वित्तीय लेन देनों का लेख रखने, उसका सारांश प्रस्तुत करने, रिपोर्टिंग तथा विश्लेषण करने की कला को अकाउंटिंग कहा जाता है। यानी कि किसी व्यवसाय को हम शुरू करते हैं तो उसके हमें क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई, कैसे किया, वो सारा का सारा हमें पता होना आवश्यक होता है। अब हमें ये पता होना चाहिए बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि जो अकाउंटिंग की जो बेसिक जो टर्मिनोलॉजी, इसमें पहले आता है व्यवसाय। व्यवसाय क्या होता है? साधारणतः व्यवसाय शब्द से तात्पर्य है कि वो एक मानवीय क्रिया है जो धन उपार्जन के लिए की जाती है। वो बिजनेस होता है। असेट्स का मतलब होता है ये संपत्ति के अवशेष व्यवसाय के आर्थिक स्रोत से जिनको मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है, जिनका मूल्य होता है और जिनका उपयोग व्यापार और संचालन और आर्जन में किया जाता है, यानी वो संपत्ति होती है। ठीक है, ये दो प्रकार की होती है। एक होती है फिक्स असेट्स, एक होती है करंट असेट्स। ठीक है, ये इसके उदाहरण होते हैं मशीन, भूमि, नगद आदि इसके उदाहरण होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसमें आते हैं हम जो संपत्ति होती है। ये दो प्रकार की होती है। तो दो प्रकार की कौन सी होती है? एक तो होती है फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स से मतलब स्थायी संपत्ति, यानी कि ये संपत्तियाँ वे होती हैं जिन्हें लंबे समय तक रखा जाता है। फिक्स असेट्स को व्यवसाय हेतु प्रयुक्त किया जाता है। संचालन की प्रक्रिया में इसका दोबारा बिक्री नहीं की जाती है। उदाहरण के लिए भूमि, भवन, मशीनरी, संयंत्र आदि इसके उदाहरण होते हैं। करंट असेट्स वे संपत्तियाँ जो जिन्हें कम समय के लिए रखा जाता है और संचालन की प्रक्रिया में इसकी दोबारा बिक्री की जाती है, वो करंट असेट्स होता है। जैसे कि केस हो गया, देनदार हो गए, व्यय हो गए, ये सारे के सारे हमें करंट असेट्स की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट अपने पास जो ऑप्शन आता है उसको अपन कहते हैं लायबिलिटी, यानी दायित्व जो हमें भविष्य में उसको पूरा करना होता है। जैसे उधार लिया हुआ रुपये में वापस करना होता है, किसी से उधार माल उसके अमाउंट चुकाना होता है, वो सारे दायित्व होते हैं। ठीक है, तो लेनदार, देवी ऋण, अधिविकर्ष आदि लायबिलिटीज़ की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद आता है कैपिटल, यानी पूंजी। वो होती है जो जो एक प्रोपराइटर यानी कंपनी का मालिक कंपनी को शुरू करने के लिए जो उपयोग में लेता है, उसको हम कैपिटल कहते हैं। ये कंपनी की शुरुआत में किया जाने वाला खर्चा होता है। नेक्स्ट इसमें आता है, उसको हम कहते हैं गुड्स। गुड्स यानी माल, जो हम लेन देन करते हैं, जिसको हम बेचते हैं, खरीदते हैं, वो गुड्स होता है। ऐसी सभी वस्तुएं जिन्हें व्यापारी बिक्री के उद्देश्य से खरीदता है, अर्थात जिन्हें व्यापारी खरीदता और बेचता है, जैसे कच्चा माल, निर्माण वस्तुएं अथवा सेवाएं, वो सारे गुड्स की श्रेणी में आते हैं। सेल्स, विक्रय। विक्रय अथवा बिक्री विपणन की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई उत्पाद अथवा सेवा को धन अथवा किसी अन्य वस्तु के प्रतिफल के रूप में दिया जाता है, सेल्स कहलाता है। ठीक है, परचेज, क्रय, यानी कि बेचने के लिए हम जिसको खरीदते हैं, जो वस्तु हम वस्तु को खरीदते हैं उसे क्रय कहा जाता है। जिसका हम कोई प्रॉफिट लेते हैं कि भाई ये हमने 5 रुपये में खरीदा, इसको हमने 7 रुपये में बेचा, ये 50 में खरीदा, इसको हमने 60 रुपये में बेचा, तो वो हमें परचेज सेल्स होता है, जिसको हम विक्रय के उद्देश्य से खरीदते हैं। इसके बाद अपने पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो होता है रेवेन्यू, यानी कि आय। आय क्या होती है? व्यवसाय में उपभोक्ता को अपने उत्पादों की बिक्री से अथवा सेवाएं उपलब्ध कराए जाने से अर्जित की गई राशियाँ रेवेन्यू कहलाती है। ठीक है, एक्सपेंसेस क्या होता है? खर्चा, यानी कि आगम, यानी कि जो रकम में या मूल्य में प्राप्त करना है उसके लिए हम कुछ खर्चा करते हैं, उसको एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे कि हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कर दिया, ठीक है, रेंट दे दिया, तो ये सारे के सारे कमीशन दे दिया, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस की श्रेणी में आते हैं। एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस लोग एक ही मानते हैं। इसमें थोड़ा सा नाम मात्र का डिफरेंस ये होता है कि ये उपभोक्ता द्वारा उपभोग किए गए संसाधनों की मात्रा होती है, ये लंबी अवधि की प्रकृति की होती है, इसलिए इसे भविष्य में प्राप्त किया जाना लाभदायक माना जाता है। ठीक है, तो इसको एक चित्र के माध्यम से हमने बताने की कोशिश की है कि क्या क्या इसमें एक्सपेंसेज है, क्या क्या इनकम इसमें आती है। नेक्स्ट इसमें आता है, वो होता है इनकम।
आय क्या होती है, आगम से जो व्यय घटाने पर जो शेष होता है उसे आय या इनकम कहा जाता है। यानी कि हमने कितने में बेचा, कितने में उसको खरीदा था, तो वो आगम में से जो अपने जो खर्चा वगैरह हमने जो ये खरीदा उसमें हमारा एक्सपेंसेस क्या क्या रह गया, हमने क्या खर्चा किया, लास्ट में क्या बचा, वो सारा इनकम कहलाता है। प्रॉफिट क्या होता है, लाभ किसी लेखांकन वर्ष के दौरान व्ययों की अपेक्षा आय की वृद्धि को लाभ कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अपन आते हैं इसमें टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब होता है कि एक निश्चित अवधि में कैश और क्रेडिट सेल्स दोनों को मिलाकर कुल सेल्स को टर्नओवर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है प्रोपराइटर। प्रोपराइटर से सीधा सा मतलब होता है जो व्यवसाय का स्वामी होता है, जो पूंजी निवेश करता है, जो जिसको लाभ का पूरा अधिकार होता है, वो हानि के लिए जिम्मेदार होता है और उसके लिए जोखिम लेने के लिए वो अधिकृत होता है कि मैं इस काम के लिए जोखिम ले लेता हूँ, वो प्रोपराइटर होता है। ड्राइंग क्या होती है, आहरण, यानी व्यापार अपने घर खर्च के लिए रुपये या जो माल काम में लेता है निकालता है उसे आहरण कहते हैं। ये इसको कैपिटल में से कम किया जाता है। इसके बाद इसमें आता है नेक्स्ट अपने पास जो पॉइंट आता है वो होता है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, ये किसी व्यवसाय के अंतर्गत उपलब्ध माल, स्पेयर्स और अन्य आइटम जैसी चीज़ों का पैमाना होता है। यानी स्टॉक होता है जो क्लोजिंग और ओपनिंग दो प्रकार के होते हैं। जो यदि लेखांकन अवधि के पहले जो अपने पास स्टॉक होता है वो ओपनिंग, और बाद में जो किया जाता है उसको जो शेष रहता है अपने लेखांकन वर्ष के प्रारंभ के स्टॉक को ओपनिंग और अंत के स्टॉक को क्लोजिंग बैलेंस कहा जाता है, क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है। सॉरी, ये इन्वेंट्री भी इसको हम कहते हैं। इसके बाद आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब है छूट। यह व्यापारी द्वारा किसी वस्तु को बेचने पर दी गई रियायत होती है, जो कि व्यापारियों को बट्टा और नगद बट्टा दो प्रकार से हम दे सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद अपने पास इसमें आता है क्रेडिटर, यानी लेनदार कौन होता है, देनदार कौन होता है। लेनदार जिसे हम उधार माल खरीदते हैं जिसको हम चुकाते हैं, लायबिलिटीज़ की श्रेणी में आता है। और देनदार वो होता है जो व्यापार में जिस व्यक्ति से या संस्था को उधार माल हम देते हैं जिसे हमें कुछ रुपये प्राप्त करने होते हैं, वो हमारी असेट्स की श्रेणी में आता है। ठीक है, ये हमने ये डेफिनेशन से हमने कुछ क्लियर की है। अब इसके क्या होता है, अकाउंट्स को क्लियर करने के लिए हमें अकाउंट्स के रूल पता होने चाहिए, अकाउंट्स क्या क्या होता है, उसके नियम क्या क्या होते हैं, तो थोड़ा उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। ज़्यादा कुछ हम इसमें देखेंगे नहीं क्योंकि हमें टैली पर ज़्यादा सीखना है। तो नेक्स्ट जो हम पॉइंट टॉपिक बनाएंगे वो टैली पर बनाएंगे। तो पहले अपन शुरू करते हैं टाइप ऑफ अकाउंट। अकाउंटिंग कितने प्रकार के होते हैं, सामान्यतः खाते तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक पहला होता है व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट। इसमें किसी संस्था, व्यक्ति, फर्म, बैंक आदि के नाम के खाते खोले जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जैसे राम अकाउंट, एस अकाउंट, रमेश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ये सारे पर्सनल अकाउंट की श्रेणी में आते हैं। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का मतलब वस्तुगत खाते, वे खाते हैं जिसमें असेट्स और गुड्स शामिल होते हैं, जैसे केस अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट आदि इसमें शामिल है। ठीक है, इसके बाद आता है नॉमिनल अकाउंट। नाम मात्र क्या होते हैं, वे खाते जो व्यापार के लाभ, हानि और आय व्यय से संबंधित होते हैं उन्हें नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। जैसे लेडी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, रेंट अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट आदि सारे इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपने पास जो आता है वो होता है कि गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स। यानी यदि हमें अकाउंटिंग करना है तो इसका आपको पता है कि किसके दो पक्ष होते हैं, तो डी आर साइड, एक सी आर साइड, यानी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो किस वस्तु को या किस व्यक्ति के नाम को हमें डेबिट करना है, किसको हमें क्रेडिट करना है, वो हमें थोड़ा पता होता है तो हम टैली में ये काम आसानी से कर सकते हैं। हालांकि इस रूल को ध्यान में रख के टैली का निर्माण किया गया, जिसकी वजह से इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि ये काम लेने में बहुत ज़्यादा ईजी होती है। तो पहले हम देखते हैं व्यक्तिगत खाता क्या होता है। व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट मैंने बताया, व्यक्ति किसी संस्था, व्यक्ति के नाम का खाता होता है। इसको कैसे होता है, इसका जो नियम होता है वो होता है पाने वाले को नाम करो और देने वाले को जमा करो। तो पाने वाला कौन होता है, डेबिट द रिसीवर ऑफ डेटर्स, देने वाले को जमा करो, क्रेडिट द गिवर और क्रेडिटर। दूसरा आता है वस्तुगत खाता, यानी कि वे खाते जो किसी असेट्स या गुड्स से संबंधित होते हैं, वो वस्तुगत खाते होते हैं। जो वस्तु व्यापार में आए उसे नाम करो, जो वस्तु व्यापार से जाए उसे जमा करो। डेबिट वाट कम इन और क्रेडिट वाट गोज आउट, ये सारे के सारे इसके नियम। इसके दो नियम मैंने इसको बता दिया। नेक्स्ट अपने पास आता है नाम मात्र का खाता, यानी कि ऐसे खाते हैं जिसमें लाभ, हानि और आय व्यय का खाता होता है वो। तो समस्त प्रकार के खर्चे और हानियों को डी आर करना है और समस्त प्रकार के लाभ और आय को सी आर करना है, यानी डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज और क्रेडिट
ऑल इनकम्स एंड गेंस और प्रॉफिट। ठीक है, तो डेट इज ये मैंने बता दिया, इसको चित्र के द्वारा मैं बता रहा हूँ कि अकाउंट्स में 3 प्रकार के खाते मैंने बताया, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। इसमें डी आर क्या करना है और सी आर क्या करना है, रिसीवर्स को डी आर करना है, गिवर को सी आर करना है। रियल में व्हाट कम्स इन डी आर, व्हाट गोज आउट सी आर। नॉमिनल में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम डी आर होगा, और इनकम प्रॉफिट एंड गेंस होते हैं वो सी आर होते हैं। तो ये अपना गोल्डन रूल इसमें कंप्लीट होता है। तो आज का जो वीडियो वो इतना ही। नेक्स्ट अपन देखेंगे टेली में किस तरीके से स्टार्टिंग अपने को करना होता है, लेजर्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, किस तरीके से हमें अकाउंटिंग का काम करना है, जीएसटी आता है, वो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।